Today we are going to start with a session on financial system. This is an important topic for understanding the entire finance, or from the economics point of view you say, or financial point of view. From all the aspect we have to understand the current financial system of our economy. See, our entire business means ever you are working, means anytime you are working, even if we are working as a profession, we are doing a job, और कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर इकोनॉमिक सिस्टम टू अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, बिकॉज इट इज़ आवर इकोनॉमी विच डिटरमाइंस द एंटायर फ्लो, the flow of resources in an economy, the entire flow of resources. I'm using the word resources because resources mean, in economics if we meant to mean resources, it refers to land, labor, capital and organization. See, all the aspects are coming here in. आप अगर लेते हो, मैं एंटायर जो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की कि हम जॉब कर रहे हैं या एक प्रोफेशन में हैं, या मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, सो वहाँ पर मैं टोटली डिपेंडेंट, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सी, एंटायर फिनेंस इज़ अ पार्ट ऑफ माई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ओनली. इकोनॉमी से ही ये फिनेंस का पार्ट भी आ जाता है. सो अभी ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से क्यों डिपेंडेंट हो? बिकॉज एंटायर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज? मैंने रिसोर्सेज का वर्ड यूज़ किया स्पेसिफिकली एंड नॉट द यूज़ ऑफ मनी. मैं मनी को भी बोल सकती थी ना, पैसा, बट मनी इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बट मनी इज़ नॉट द ओनली रिसोर्सेज, राइट. हम लोग पैसे से ही लैंड, देखो इफ़ आई ये बार्गेन सिस्टम, ये आपके जो पहले जो होती थी बार्टर सिस्टम, वो तो है नहीं यहाँ पर, तो वो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया. दैट इज़ वाई वी यूज्ड अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब मैं लैंड के लिए अगर पैसे दूंगी, इकोनॉमिक्स में हम लोग लैंड के लिए क्या देते हैं? रेंट. तो रेंट हम किस टर्म में देंगे? रेंट देंगे, तो उसको भी मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट किसको लूँगी? मनी. अगर मुझे पेमेंट करना होगा लेबर का, तो हम क्या देंगे? वेजेस. अभी वेजेस को भी एक स्टैंडर्ड यूनिट, व्हाट वी से फी क्या पैसे में ही देते हैं ना. आप तो मुझे एक बोरी चावल नहीं दे दोगे कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही है, आपको चावल दे रहा हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी यूज़ अ स्टैंडर्ड मीडियम कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मनी. सो वॉट एवर रीज़न, वॉट एवर वे वी आर पेइंग, आप लैंड के लिए दे रहे हो रेंट, वो भी मनी में. लेबर के लिए दे रहे हो वेजेस, वो भी मनी में. कैपिटल को हम क्या देते हैं? कैपिटल पैसा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू जेनरेट सम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. उसके लिए भी हमारा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिटरमाइन करता है आपके टोटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, या एंटरप्रेन्योर जो है उसको एक रिटर्न देना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. सो वी आर यूजिंग द टर्म रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज अल्टीमेटली मीन द एंटायर फ्लो. लैंड किस तरीके से अवेलेबल है, लेबर की यूटिलिटी क्या है, कैपिटल अवेलेबिलिटी क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट, एंड बट वी नो द जनरल वे ऑफ मेजरिंग ऑल दिस थिंग. आप ये सारी चीज़ों को अगर जनरल वे में एक मेज़र करोगे तो सारी चीज़ें आ जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी. सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में एक्चुअली हमारा इंटायर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि अगर मैं हमारे सोसाइटी की बात करूँ, लेट्स से दिस इज़ माय सोसाइटी, इस सोसाइटी में किस तरीके से पैसे का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द पीपल टू अनदर सेक्शन. ये जो स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ विच द मनी विल एक्चुअली सर्कुलेट इन अवर इकोनॉमी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. टोटली हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. इसी वजह से हमें ये फिनेंशियल जो सिस्टम है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिनेंस वी नो दैट इट इज़ दी ब्लड. आप बोल दो ये लाइफ ब्लड है, मतलब कोई भी इकोनॉमी या कोई भी बिजनेस विदाउट फिनेंस तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. नाउ since in every sphere or in every aspect we have to be very much dependent on finances, so why not understand the concept of financial system. मैं जब finance की बात कर रही हूँ तो it is somewhere related with your money flow, right. financing, पैसे लिए, financing, ठीक है ना. तो ये finance जो है ये तो एक सिस्टम में ऑपरेट करता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं. आप अगर देखो तो आज की डेट में जो फिनेंशियल सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पाइवटल इन्वेंशन इन द मॉडर्न सोसाइटी. हमारे जो मॉडर्न समाज है इसमें फिनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा योगदान है.
क्योंकि हमारे जो कंजम्पशन है, जो पहले हम नहीं कर सकते थे, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, लैक ऑफ वेल्थ एंड अदर थिंग, अभी फिनेंस होने के कारण ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है, फिनेंशियल सिस्टम होने के कारण। तो जब मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ ना, सिस्टम मीन्स इट इज़ एन इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ मैनी थिंग्स। क्या क्या चीज़ है वो, क्या क्या चीज़ें हो सकती है? इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म्स ऑफ पॉलिसीज, रेगुलेटर्स, institutions and policy makers are there, brokers, agents, NBFCs, transactions, claims, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम लोग फिनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक वाइड अरेना को लेकर काम कर रहा है। एक्चुअली अब देखो, जब हम लोग फिनेंशियल सिस्टम को लेकर चल रहे हैं ना, तो एक इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं, एक वाइड अरेना को लेकर यहाँ पे काम कर रहा है। देखो इतना छोटा सा नहीं है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिनेंशियल सिस्टम, अब फिनेंशियल सिस्टम को देख लो, ये छोटी सी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारा चीज़ें इंक्लूड हो रहा है। जैसे मैं लेट्स से फॉर इंडिया में अपने यहाँ की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक पॉलिसी प्रिपेयर करती है। अकॉर्डिंग टू दैट द रिलेटेड मैकेनिज्म, जितने भी आपके जो रेगुलेटर्स हैं वो पॉलिसीज़ रेगुलेट करेंगे, लाइक RBI बोलो, SBI बोलो, SEBI बोलो, या जितने भी IRDA बोलो, जितने भी जो हैं रेगुलेटर्स, वो अपने अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके हिसाब से हमारे बैंक्स फ्लो करेंगे, बैंक्स काम करेंगे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करेंगे, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, डिफ़ॉल्ट्स आप देख लो, पेमेंट, शेयर मार्केट, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होनी है। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द एंटायर फिनेंशियल सिस्टम। ये फिनेंशियल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। वी ऑल नो अभी हमारे लोन बहुत सस्ते हो रहे हैं, लोन सस्ते हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। देर आर 2 रीज़न फॉर इट। हमारे सस्ते हो रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं ले रहे हैं, अवेलेबिलिटी है वो दे रहा है कि आप लो, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कंपनीज अभी बंद है, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है ना, बैंक्स जो रेगुलर बेसिस में भी क्रेडिट अवेल करते थे वो नहीं ले रहे हैं, तो पैसे बेकार पड़े हुए हैं और पैसे लोग इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो पैसे जिसके पास जो है वो ब्लॉक हो गया है वहाँ। तो इस तरीके से फिनेंशियल, एक साउंड अगर फिनेंशियल नॉलेज आपको होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इफ़ेक्टिवली अपने प्रोडक्शन में, देवाई आप देख लो प्रोडक्शन, कंजम्पशन में किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे फॉर द मॉडर्न डेज। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या कंजम्पशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये एक साइकिल के जैसे मूव करता है। हमारा इंटायर एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, शायद पढ़े होंगे, हमारा जो पैसा है वो सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में। तो सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से होती है, हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारे यहाँ पे सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स मैं बताती हूँ फिनेंशियल सिस्टम का। हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसका क्लास पहले किए हैं, इसमें मैं तुमको बता रही हूँ। देखो बेसिक चीज़ जो है, हमारा इकोनॉमी में 2 सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन। दिस इज़ दी हाउस होल्ड सेक्शन। हाउस होल्ड मतलब हम लोग सब जिसके इसके घर वर है, हम लोग सब हाउस होल्ड हैं। और ये जो है हमारे इंडस्ट्रीज़, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, हाउस होल्ड से ही वो सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। अब हाउस होल्ड ही ये इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सब यहीं से मिलेगा। सो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ रियल सर्विसेज, यहाँ से एक फ्लो जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रियल सर्विसेज या रियल फ्लो। अब इसके लिए जो कंपनी है, कंपनी हैज़ गॉट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एज वी ऑल नो, इंडस्ट्री जो है जो भी है, बट उसके पास अपना तो कुछ नहीं है। उसको हाउस होल्ड से किसी ने लैंड दिया, किसी ने लेबर दिया, किसी ने कैपिटल दिया और किसी ने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। तो ये 2 सेक्शंस है। अभी ये सेक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ का, ये इसके लिए इसको देती है पैसे, मनी फ्लो इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अभी दूसरी तरफ ये जो कंपनीज है, इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट बनाएगी तो क्या करेगी, प्रोडक्ट तो सेल करेगी। अगेन ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड्स को ही। हाउस होल्ड्स में तो बहुत सारे लोग हैं ना, हज़ारों करोड़ों लोग, हम लोग सब हाउस होल्ड है, छोटे छोटे घर गृहस्थी। ये सामान जो बेच रही है, अगेन देयर इज़ अ रियल फ्लो। फिर से देखो एक रियल फ्लो हो रहा है, इस तरफ सामान जा रहा है इधर प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग भी उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो ये पैसे फिर वापस इधर घूम के आ रहे हैं, ठीक है। ये एक साइकिल जैसा घूमता जाता है।
इन टर्म्स ऑफ द साइकिलिंग, ये जो साइकिल घूम रहा है उस बीच में क्या होता है, ये हाउस होल्ड पैसे जेनरेट करती हैं क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं. सो वाई, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारी टोटल इनकम हो रही है, इनकम आ रही सॉरी इनकम जेनरेट हो रही है. अभी इनकम इज योर फंक्शन ऑफ योर प्रोडक्शन, आप कितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से. इसके बाद आ जाती है आपकी, आप इनकम कर रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू योर सेविंग्स. द हायर योर सेविंग्स इज द मोर विल बी दी इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, ये इस तरीके से एक चेन कनेक्ट होता जाता है. तो अल्टीमेटली देखो, ये हाउस होल्ड ही है जो पैसे कमा रही है. पैसे कमाने के बाद हम स्पेंड कर रहे हैं, वो स्पेंड जो कर रहे हैं वो भी इस साइकिल में ही मूव कर रहा है, इधर पे ही घूम रहा है. ठीक है, अब इसमें इस दौरान जो पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा के उसके बाद हम खर्च भी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं वो भी यहाँ आ रहा है. जो पैसे बच रहे हैं वो हमारा सेविंग्स हो रहा है. जो सेविंग्स हो रही है अब उसको हम उसको बैंक में रख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हम रख रहे हैं बैंक्स में या अदर डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट हमारे पास एवेन्यूज़ है इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पे हम पैसे रख रहे हैं. तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, अल्टीमेटली ये हाउस होल्ड है. सपोज ये हाउस होल्ड ने एक बैंक में इन्वेस्टमेंट किया. बैंक इज़ अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसका काम क्या है, ये पैसा इससे लिया, ये क्या करेगा, ये इंडस्ट्रीज़ में पैसे को लगा देगा, इन्वेस्टमेंट. क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को लोन चाहिए, इनके पास अपना नहीं है कुछ भी, इनको हर चीज़ हाउस होल्ड से लेना होता है. बट कभी कभी जैसे एक कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, उनका एक बड़ा रिक्वायरमेंट है मे बी 5 करोड़ रुपए का. अब ये एक इंडिविजुअल बैंक में 5 करोड़ रुपए नहीं रख सकता, हो सकता है 1 लाख रुपए रखा है, 10 लाख रुपए रखा है, ऐसे. पर बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके बहुत सारे पैसे रखे हैं बैंक में. तो बैंक क्या करती है, ये जो सारे पैसे एक्यूमुलेट हुए, ये पैसे एक्यूमुलेट करके इंडस्ट्रीज़ को देती है एज अ लोन. अब ये इंडस्ट्रीज उस पैसे को यूज़ करते हैं, फिर उसका रीपेमेंट करते हैं. तो ये जो दे रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज बैंक को रिटर्न कर रही है, मे बी आपको दे रही है 10%, इंटरेस्ट दे रही है 10%. बैंक जो हाउस होल्ड्स को दे रहा है मे बी 6%. ये जो 10 माइनस 6% है, दैट इज 4%. 4% इज द बैंक्स प्रॉफिट और द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग स्प्रेड या मार्जिन भी बोलते हैं. स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड या मार्जिन, हम लोग ये दोनों वर्ड ही यूज़ करते हैं बैंक्स के प्रॉफिट को. सो हायर द स्प्रेड, हायर इज द प्रॉफिट. सो अब देखो, ये बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको समझ में आया. तो हमें ये देयर बाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू एस्टेब्लिश अ गैप, establish a bridge between the two section in an economy. देखो यहाँ 2 सेक्शन है इकोनॉमी का. एक है जिनके पास सरप्लस पैसे, ये है जिनके पास सरप्लस है, यही क्योंकि पैसे कमा रहा है ना, तो ये है सरप्लस सेक्शन में जो अपने पैसे बैंक में रख रहा है. और ये है डेफिशिएट सेक्शन. देखो जो इंडस्ट्रीज़ है, प्रोड्यूसर्स है, दे आर इन द डेफिशिएट सेक्शन, क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत है. मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी लोन की ज़रूरत हो सकती है, वो भी अप्रोच बैंक में करते हैं. पर हम लोग छोटे छोटे अमाउंट बैंक में रख सकते हैं, मे बी 5,000 10,000 भी रखते हैं. बट बैंक जब लोन देता है मेनली वो 5 लाख 10 लाख इस तरीके से. तो वो क्या करेगा, कहाँ से पैसे लाता है, ये जो छोटे छोटे हमारी सेविंग्स हैं उसको एक्यूमुलेट करके ही तो वो लोन दे रहा है. सो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ ब्रिज और it is a connecting link between the two section in economy. So what are the two section? One is the surplus section, another is the deficit section. हर इकोनॉमी में ये सरप्लस और ये डेफिशिएट सेक्शन होता है. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का काम, ब्रिज करने का काम, ये गैप को ब्रिज करने का काम या बैलेंस करने का काम जो करता है वो करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम. अब फिनेंशियल सिस्टम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं फिनेंशियल सिस्टम के, जिसके द्वारा ये सरप्लस और डेफिशिएट का बैलेंस करता है. देखो, एक फिनेंशियल सिस्टम तभी इफेक्टिव होगा जितनी ज़्यादा आपके ये इकोनॉमी में एक बैलेंस बना के रख सके, इक्विलिब्रियम बना के रख सके. इफ़ देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम और देयर इज़ नो बैलेंस, देखो हमने पढ़ा था ना कि एक कर्व पढ़ा था ना, स्क्यू कर्व, कि हमने इनकम लेवल के लिए पढ़ा था कि हमारा देखो इनकम लेवल जो है हमारे, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आप अपने देख लो अपने कंट्री में, तो वो इस तरीके से इनकम स्टैंडर्ड दिखेगा कि मैक्सिमम लोग इस जोन में हैं, मिडिल क्लास. उसके बाद जो हायर क्लास, बहुत हाईएस्ट रिचेस्ट क्लास में हैं, वो इतने से लोग हैं. ठीक है,
तो इस तरीके से हमें समझ में आता है ये आपका लोअर, आपके समझ लो इस लेवल पे है, इसके बाद अपर लेवल पे ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इतना अपर लेवल पे। ये जो कर्व अपर इतना ऊंचा गया, कर्व इस जोन में है, यहीं पर है मैक्सिमम। इसके तरफ देखो, इस तरफ जा रहा है, एकदम नीचे की तरफ जा रहा है कर्व, मतलब बहुत ही कम लोग हैं आप अगर ज़्यादा इनकम के तरफ बढ़ते जाओ। तो वैसे ही तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमें समझा पा रहा है ये कर्व कि हमारा जो इकोनॉमी है वो बैलेंस नहीं है। तो इकोनॉमी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्यों, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को प्रोडक्शन में चाहिए। देखो क्या होता है, अगर फिनेंशियल सिस्टम रहता है देन वी कैन इफेक्टिवली यूज़ दी फिनेंसेस। मुझे प्रोडक्शन करने की इच्छा है, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे पास फिनेंस अवेलेबल नहीं है, पैसे अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या हम बिज़नेस को नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है कभी कभी। पर मुझे लगता है कि अगर मुझे ये सपोज ये मुझे लगे 1 लाख रुपए मुझे मिला, ना हुआ नहीं, मैं 10 लाख करती हूँ, 10 लाख रुपए मुझे मिले, मुझे पता है कि मैं बिजनेस करके इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जनरेट कर सकती हूँ, मे बी 12% ईयरली मैं इसका ROI जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो सकता है। तो मुझे सोर्सेज मिल रही है, सोर्सिंग मिल नहीं रही है, कहाँ से मैं पैसे का इंतज़ाम करूँ। तो मैं बैंक के पास गई, बैंक ने मुझे बताया कि वो मुझे इंटरेस्ट पे देंगे, मे बी एट द रेट ऑफ 5% ईयरली इंटरेस्ट पे मुझे देंगे, मुझे उनको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 7% एक्स्ट्रा मैं जेनरेट करूँगी उसमें मुझे ये जो 7 मेरे पास बचेगा कितना, बैंक को देने के बाद 7%। तो इस 7% में मेरी कॉस्टिंग और मेरा प्रॉफिट एंटायर, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ का हिसाब निकल जाना चाहिए, तब तो मैं करूँगी ना। तो देयर बाई देखो, अगर मैं देख रही हूँ कि मुझे 7% में अच्छा पड़ती बैठ रहा है तो डेफिनेटली मैं इस बिजनेस मैं एक लोन लेकर कर सकती हूँ ना। तो इस देयर बाई अगर आप देखो फिनेंस प्रॉपर इफेक्टिव वे में हमें मिल रहा है, फिनेंशियल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन जनरेट होती है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में। और ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो इस वे आप देखो फिनेंशियल सिस्टम का एक बहुत इफेक्टिव रोल होता है इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आप देख लो वहाँ पे इन अचीविंग अ हायर प्रोडक्शन, हायर सेविंग्स, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ देखो, सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देखो, आप जनरेट करोगे तो आपके लिए नहीं कि आप 7% पैसे कमा ले रहे हो, अब 7% से मे बी 1%, 1% आपको आएगा। हो सकता है आप लैंड को दे रहे हो, लेबर को दे रहे हो, कैपिटल को दे रहे हो, सब चीज़ को दे के आपके पास जो प्रॉफिट का हिस्सा बचा वो सिर्फ 2% या 1% आया, इस तरीके से। तो लेकिन आप वो जो जनरेट कर रहे हो दैट इज़ फॉर द एंटायर इकोनॉमी, वो सारे इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो प्रोडक्शन हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए, और फिनेंशियल सिस्टम इस तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी को और भी ज़्यादा मूवमेंट करने में हेल्प करे। ठीक है, समझ में आया स्वयं? मैं इसके आगे बढ़ूँ? हाँ हाँ मैम। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझे मतलब अनम्यूट करके पूछो। मैम अभी तक सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अभी देखो हमारा फंक्शंस क्या है फिनेंशियल सिस्टम का। हमारा जो फिनेंशियल सिस्टम है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कि हमारा फिनेंशियल सिस्टम क्या है, अल्टीमेटली एक एंटायर सिस्टम, एंटायर मैकेनिज्म जहाँ पे हमें कैश, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन, रेगुलेटर्स, गाइडलाइंस, सब कुछ मिल जा रही है और सारी चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, अब फंक्शंस एक्चुअली क्या है, हमारा फिनेंशियल सिस्टम का एक्चुअल फंक्शंस क्या होता है। एक होता है हमारा सेविंग्स फंक्शन। हमारे पैसे जो हम लोग सेविंग करते हैं वो कहाँ रखते हैं, हम लोग रखते हैं बैंक्स में, या हम लोग कोई म्यूचुअल फंड्स में, या किसी तरीके से हम लोग को पैसे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा जो एक पैसा है, जो सेविंग्स है, उसको हम लोग रख सकते हैं अपने डिफरेंट वे में हम लोग रख सकते हैं। जैसे आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए शॉर्ट टर्म में, कैपिटल मार्केट है, या और भी डिफरेंट तरीके से हम लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सेविंग्स होने के का इसका मतलब आपका हायर सेविंग्स होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम होने के लिए, सबसे पहले चीज़ है आपकी सेविंग्स। लेट अस स्टार्ट विद सेविंग फंक्शन ओनली। तो मेरा सेविंग अगर अच्छा होगा तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ ऑन डिफरेंट वे, लाइक पब्लिक सेविंग्स है,
पब्लिक स्कीम्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक एफडीज है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, आप कहीं पर भी पैसे को लगा रहे हो। तो जब हम पैसे सेविंग्स कर रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ इन एनी वे। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ये पैसा कहीं ना कहीं से पूल हो रहा है, सेविंग हो रही है, अब वो पुलिंग होकर कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट होगा फर्दर। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, फिर वो बैंक से जिस इंस्टीट्यूशन में, लाइक तुमने LIC में भी पैसे लगा, तो LIC भी वो पैसा को फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पैसे को सिर्फ अपने पास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। सो इससे क्या हो रहा है, आपके इंटायर इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन फ्लो हो रहा है, बेटर प्रोडक्शन, बेटर गुड्स एंड सर्विसेज एंड डे बाय इंक्रीजिंग दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप देखो सारी चीज़ें हमारे सेविंग्स के ऊपर है। हायर द सेविंग, हायर द इन्वेस्टमेंट, हायर द इन्वेस्टमेंट, हायर द प्रोडक्शन, हायर द प्रोडक्शन, हायर इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, effective utilization of resources, then what, that means a higher standard of living for the society। अब सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप एक प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हो काम, कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, तो ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप पूरे सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपकी एक फैक्ट्री से बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। सो दैट मीन्स वी शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एक चीज़ मैंने एक पढ़ा था कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो मैं प्रॉफिट करूँ या लॉस करूँ, इससे आपको क्या है, किसी और को क्या है, सोसाइटी को क्या है, ये मेरे पैसे, मैंने इसको बिजनेस में लगाया और मैं प्रॉफिट अर्न करूँ या मैं लॉस करूँ, इट इज़ माई अप टू माई कंसर्न, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छे ऑथर ने लिखा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था दैट द इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर then it is your ultimate goal or responsibility to use the resources very efficiently and effectively and thereby making a profit, because you have to justify, because the resources you are using, it is of the society, so you are living in the society and it is your ultimate corporate social responsibility to justify the utilization of the resources। इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज के लिए पैसे दे रहे हो वो आपका है, बट ये जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटायर थिंग, यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वट एवर यू आर मेकिंग, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, यू विल बी सेलिंग द सेम थिंग इन द सोसाइटी। द अल्टीमेट इसका गोल क्या हुआ, इसका मतलब ब्रीफ में समझा रही हूँ कि आप जो भी सोसाइटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, आपकी वो एक कॉर्पोरेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना ही है। मतलब आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आप समाज का रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, देयर बाय यू इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इट शुड बी प्रॉफिटेबल, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग अ बिजनेस। सिंपल सा फंडा यही है। मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये नहीं बोल सकते मैंने अपना पैसा डुबा दिया, अपने अपना नहीं, अपने सोसाइटी के पैसे को, सोसाइटी के रिसोर्सेज को वेस्ट किया। इसी वजह से दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस यू आर डूइंग अ बिजनेस, दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बिफोर कंडक्टिंग अ बिजनेस, बिफोर गोइंग फॉर एनी प्रोडक्शन, यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि ये समाज का है, मेरा नहीं है। सेकेंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज लिक्विडिटी फंक्शन। देखो हमारे पास लिक्विडिटी की कभी कभी क्रंच हो जाती है, पैसे की ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड हो गया या अदर टाइप की। तो लिक्विडिटी फंक्शन हमें फाइनेंशियल सिस्टम से ही पड़ता है। जैसे बहुत सारे हमारे पास मेरे पास सरप्लस पैसे थे, वो सरप्लस पैसे को मैंने सेविंग कर दिया, जैसे बैंक डिपॉजिट्स रख दिया। तो जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत लिक्विड होता है, मैं आसानी से उसको जब भी चाहे उसको जाकर डिपॉजिट को खुलवा के अपना पैसा निकाल ली, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल करना ईजी होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी कभी इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लिक्विडिटी फंक्शन में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करा, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट उठा रहे हो, ATM कार्ड से पेमेंट उठा रहे हो, आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट या सेविंग करके रखी है कुछ FDs में, तो दैट इज इक्वल्स टू लिक्विड ओनली। वो सेविंग्स इज इक्वल्स टू लिक्विड, क्योंकि आपको जब ज़रूरत है आप तब वो डिपॉजिट्स को तोड़ सकते हो, ठीक है ना। बट उसकी वैल्यू कभी कभी इन्फ्लेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। आपकी जो सेविंग्स जो आप कर रहे हो, सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रादर मैं बात करूँ फिक्स डिपॉजिट्स की, इसकी वैल्यू जो है ना इन्फ्लेशन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है फिक्स डिपॉजिट पे, क्योंकि क्या होता है, देखो जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है स्वयं, कोई आइडिया है? हाँ मैम, जब ओवरऑल प्राइसेस ऑफ
all goods increase. यस, ओवरऑल प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स इंक्रीज है, मतलब देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग। तो जब इकोनॉमी इस तरीके का एक मूवमेंट में रहती है तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये हम लोग को पता है। तो जब इन्फ्लेशन होगा मतलब यहाँ पर सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, तो बी इट लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ों का दाम बढ़ेगा। तो सो अब देखो ये कैपिटल जो है, कैपिटल मतलब व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ेगा ना इन्फ्लेशन के टाइम में, इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। बट आप देखो क्योंकि हमने पैसे सेविंग्स डिपॉजिट में लगाते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में लगाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है उस इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में या पेपर में 6% इंटरेस्ट, तो मुझे 6% ही मिलेगा। अगर मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट राइज हो गया तो 12%, still I'll get a interest rate of 6% only because that's written on my FD bond और FD papers. So इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन इरोड कर देता है मेरे ये फिक्स डिपॉजिट्स वाले जो सेविंग्स हैं उसमें। पर अगर मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट में क्या है, इट विल फ्लक्चुएट, कैपिटल मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन दी मार्केट, आपका इकोनॉमिक मूवमेंट के ऊपर। तो कैपिटल मार्केट में क्या, जब सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो शेयर्स के भी दाम बढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे देखो, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो प्रॉफिट। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट विल रिजल्ट इन अ हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी अपने पैसे को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सम प्रेफर्स इन म्यूचुअल फंड्स, सम प्रेफर्स इन SIP, कुछ तो जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस वी डू इन्वेस्ट। तो क्योंकि हम लोग को एक प्रॉपर एक बनाना होता है हमारा पोर्टफोलियो, कि कहाँ से कहीं से पैसे कम आए तो दूसरी जगह से ज़्यादा आ जाएंगे, इस तरीके से हम लोग को एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, समझे, लाइक शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एट्सेट्रा। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द रिस्क वन टेक्स वाइल मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट इज दैट, देखो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें रिस्क तो लेना ही है। लाइक द इन्वेस्टमेंट इन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मोर इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कैपिटल मार्केट अपसाइड मूवमेंट हो सकते हैं, डाउनसाइड भी तो हो सकते हैं ना, तो ऊपर नीचे दोनों तरीके से ही हो सकता है, तो हमें उसका एक ध्यान रखना होता है। द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी दैट इज कन्वर्शन ऑफ क्लेम्स इनटू मनी इज़ नॉट इंस्टेंट। कभी कभी क्या होता है, हमें अभी की अभी ज़रूरत है पैसे की, बट हमारा जो स्टॉक है वो प्राइस मुझे प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस टाइम में क्या होगा, मैं अगर उसको बेच दूंगी तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अभी थर्ड फंक्शन ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम इज पेमेंट फंक्शन। पेमेंट फंक्शन मतलब क्या, सिंपल सी बात है, हमें आज की डेट में जो इतने सारे पेमेंट ऑप्शन मिले हैं, पेटीएम, गूगल पे और ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब हमारे हुए हैं ड्यू टू this financial system only, because financial system has offered us a drastic different types of technological way of payments, different तरीके के क्रेडिट कार्ड्स है, another different payments ways are available। क्रेडिट फंक्शन तो मैंने पहले ही समझाया कि हमें जो उधार की ज़रूरत है, कभी कभी पैसे नहीं होते हैं हमारे पास, तो लेकिन हमें पता है कि मेरे पास एवेन्यूज़ हैं प्रोडक्शन के, मुझे पता है कि मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द क्रेडिट फंक्शन, ठीक है ना। फिर आ गया रिस्क फंक्शन। रिस्क फंक्शन में मेनली क्या आ जाता है, आपका इंश्योरेंस वगैरह, हमारे ये जो हमारे जितने भी तरह के इंश्योरेंस हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, जनरल इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले लो, तो ये इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस इज एक्चुअली कैरिंग आउट अवर रिस्क फंक्शन। हमें इंश्योरेंस क्या करते हैं, इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रीमियम पेमेंट करते हैं, और वो प्रीमियम के मतलब ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रीमियम, ऑन रिटर्न ऑफ दैट प्रीमियम, इंश्योरेंस वाले जो इंश्योरर हैं हमारे, वो इंश्योर्ड को इंश्योर करते हैं कि अगर इन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट दे विल जस्ट मीन्स बियर दी लॉस और वॉट एवर, कुछ भी अगर होगा तो वो उस तरीके से बियर करेंगे, मे बी प्रॉपर्टी हो इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो या आपका लाइफ हो, एनीथिंग। तो वो सारी चीज़ें जो हो गई जहाँ पे हम लोग अपने आप को जस्ट एक वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेज आवर रिस्क, हम लोग रिस्क को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, हेज अगेंस्ट और रिड्यूस द पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन वेरियस इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क फंक्शंस इज देयर, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोटेक्शन कर रहा है हमें थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल। अभी इसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है
जो फाइनेंशियल सिस्टम का काम है, जिसको मैं बिल्कुल ऊपर में दिखा रही हूँ, देखो, दैट इज़ दी पॉलिसी फंक्शन। ये जो हमारे पॉलिसी फंक्शन है जो RBI बनाते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमें पता है। द गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेन करती है हमारे इकोनॉमिक मूवमेंट में, लाइक डिफरेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, लाइक इंटरेस्ट रेट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, इस सारी चीज़ों में। Present day economies requires large volume of money for investment in capital asset. The funds required are so huge that it is not possible for a single government or firm to provide for the requirement. वैसे तो इसमें क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें जो पॉलिसी फंक्शंस है, गवर्नमेंट को हमेशा एक प्रॉपर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, प्रॉपर लुकआउट रखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली आप देखो कि हमारा इकोनॉमी का मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है। मैं इसको रेफ़र कर रही हूँ विद अ बिज़नेस साइकिल, मैं ये बिज़नेस साइकिल के संग रेफ़र कर रही हूँ तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हमारा बिज़नेस साइकिल है। बिज़नेस साइकिल का कोई आइडिया है स्वयं? हाँ मैम। अच्छा, तो इसको मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाना पड़ेगा, फिर मैं जस्ट ये बता रही हूँ हमारा इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से, हमारा जो बिज़नेस साइकिल है वो इस तरीके से मूवमेंट हो। सो व्हाट इज़ दिस फेज कॉल्ड? ये फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? द बूम पीरियड शायद है। दिस द ग्रोथ पीरियड, यस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रोथ। मैं लेट्स से स्टार्ट विद ज़ीरो, मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट आया, प्रोडक्शन यूनिट आया और इकोनॉमी में प्रोडक्शन शुरू हुई। प्रोडक्शन जब शुरू हुई इसका मतलब क्या, हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करें। इकोनॉमी के डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग यूज़ करना कर रहे हैं। अब देखो, पहले जो मतलब रिसोर्सेज यूज़ नहीं होती थी, अब वो आज की डेट में होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया आपकी प्रोडक्शन के साथ। देखो, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू होना हो गया, राइट। एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के संग संग क्या, कंजम्पशन भी होना शुरू हो गया। कंजम्पशन जब होने लगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ा है। इस तरीके से इकोनॉमी में एक ग्रोथ आने लगा। अभी ग्रोथ जब आने लगा तो देखो सब चीज़ों का ये जो प्राइस लेवल है ये बढ़ रहा है, दिस इज़ द प्राइस लेवल। देखो यहाँ पे प्राइस लेवल जो बढ़ने लगा। प्राइस लेवल क्यों बढ़ने लगा? सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको। देखो, पहले जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास मे बी 1000 रिसोर्सेज अवेलेबल था, नो यूटिलाइजेशन लेवल एट 0% यूटिलाइजेशन, बिल्कुल कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसका तो कोई दाम ही नहीं होगा, वो कुछ नहीं यूज़ हो रहा है। अब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मे बी 1% प्रोडक्शन, 2% प्रोडक्शन, इस तरह 2% यूटिलाइजेशन, 3% इस तरीके से। तो देख रहे रिसोर्सेज जैसे जैसे यूज़ हो रही है तो ये कमती जा रही है ना। 1% यूज़ हुआ, 2% यूज़ हुआ, 3% यूज़ हुआ, तो जैसे जैसे आपके पास जो चीज़ें हैं वो कम रही हैं तो आपको प्राइस तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट सप्लाई मोर। दिस इज कॉल्ड फिशर सप्लाई फंक्शन। आपके पास अगर बहुत रहेगा तो आप दे रहे हो, कुछ नहीं है आपके पास, सामान बहुत पड़ा हुआ है, आप बेच रहे हो, कोई भी दाम में बेच रहे हो। बट जब आप जैसे जैसे आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते जाओगे तो आपके उसके तो कमी आ जाएगी ना, सप्लाई में कमी आ जाएगी, तो उसके लिए उसका क्या प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी वही होता है, धीरे धीरे बूम जो आता है ना, एक्चुअली डिमांड बढ़ने के कारण डिमांड इज इंक्रीजिंग इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई। दिस हैपन्स इन दिस फेज। इस फेज में यही होता है कि डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। बट डिमांड इंक्रीज हो रही है बट सप्लाई तो उतनी नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देयर इज अ राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। थोड़ा प्राइस लेवल देखो बढ़ना अच्छा है, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमी में एक मूवमेंट आ रही है। बट टिल दिस लेवल दिस इज़ फाइन, ये ग्रोथ लेवल है। बट अब देखो, अब अगर इस लेवल, दिस इज़ द पीक लेवल, यहाँ पर अगर आप पहुँच गए, पीक लेवल मैं इसको बोल रही हूँ, एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस कॉल्ड पीक। पीक में आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, इस टाइम में आपका इन्फ्लेशन लेवल बहुत हाई है, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब मे बी आप देखो, जो चावल हम लोग 40 रुपीज़ में खाते थे, आज उसका दाम बढ़ के 80 रुपीज़ हो गया। अब देखो, जब आपका इन्फ्लेशन लेवल इस लेवल पे हो गया, मे बी डबल, 40 से डायरेक्टली 80 हो गया, तो आपकी सेविंग्स बचेगी, व्हाट विल हैपन, योर सेविंग्स बिकम नील, सेविंग्स कुछ नहीं रहेगा।
इन्वेस्टमेंट को क्या हो जाएगा, नील, खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, जब सेविंग्स खत्म, सेविंग्स एकदम नीचे की तरफ, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। अब इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगा तो प्रोड्यूसर लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्लाइन होने लगेगा। धीरे धीरे यहाँ से देखो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से कंजम्पशन, सब चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो। अभी इस फेज में, एट दिस फेज देखो, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग दिस स्टेज ओनली। इस स्टेज में उनको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। यहाँ पर उनको देखना है कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पैसे की मूवमेंट हो रही है, इससे यहाँ से कुछ इकोनॉमी में पैसे निकालो। पैसे कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और डिफरेंट स्टैट्यूटरी नियम लाकर यहाँ से पैसे निकाल लेंगे। अभी इस लेवल पे अगर ऑलरेडी आ चुकी है, इस तरफ पीक लेवल या इधर थोड़ा सा मूव गया है, तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है इन इंटरवेनिंग बाय इंजेक्टिंग मनी इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फंक्शन है रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज़ मेनली कंसर्न विद टू मेन ऑब्जेक्टिव्स और टू मेन पॉलिसीज, दैट इज स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमी को क्या करना, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ती है रिलेटेड टू स्टेबलाइजेशन। उनका काम होता है स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को। स्टेबलाइजर का काम क्या करता है कि जो वो इलेक्ट्रिक की मतलब फ्लक्चुएशन है उसको मेंटेन करे। वैसे गवर्नमेंट का काम होता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या करेंगे वो कि इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ से निकाल लो, कम हो रहे हैं तो इंजेक्ट करो। मतलब इकोनॉमी हमेशा एक स्टेबल मूव में रहनी चाहिए। आप देखो अभी भी हमारे यहाँ के जो शेयर मार्केट है, बाहर मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सुनने मिल रहा है, लेकिन देखो अभी तक फ़िलहाल कल फ्राइडे तक की मैं बात कर रही हूँ, हमारा स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में दिखा रहा था, अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रही थी। इसका मतलब दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड नेसेसरी पॉलिसी मेजर्स दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने ये पॉलिसीज़ को समझना है और किस तरीके से स्ट्रक्चर काम कर रहा है। देखो एक और छोटी सी चीज़ मैं समझा रही हूँ कि हमारा एंटायर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इसके ना ये 4 पिलर है। ये 4 पिलर के ऊपर ही आपका टोटल जो है बेस करता है। एक हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसके बाद हो गया हमारा इन्वेस्टर्स ले लो, जो इन्वेस्टर्स है हमारा हाउस होल्ड्स, बोरोवर्स ले लो, ठीक है। देखो ये एक साइकिल के जैसा देखो मैंने दिखाया है। दिस इज अवर फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर बीइंग सोल्ड और बॉट एंड सोल्ड। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद बिक्री होती है। जैसे आप बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लगा रहे हो तो क्या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, या कुछ बोरो भी करते हैं, तो ये आप तो इन्वेस्टमेंट करोगे या तो आप बोरो करोगे, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स आर द पार्टिसिपेटर्स। नाउ दिस इज अनदर द सेवर्स और द लेंडर्स। ये हमारे सेवर्स और लेंडर्स मतलब एक हो गए सेवर्स जो हमारे हाउस होल्ड है, जो पैसे की सेविंग करते हैं, और ये या फर्म हो गए, गवर्नमेंट हो गए, फॉरेनर्स हो गए, ठीक है। बहुत डिफरेंट वेज पैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं। अभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली बोरोवर को पैसे नहीं दे सकते। बोरोवर को किसी को चाहिए, मैं डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकती, इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है, हमारा बैंक्स है, हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से हम लोग देते हैं इन्वेस्टर्स को। अभी इन्वेस्टर्स देखो, इन्वेस्टर्स को लगाओ, अभी इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं या बोरोवर्स लगा रहे हैं यहाँ पर पैसे, फिनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू बोरोवर के पास जा रहा है, बोरोवर जो फिर फिनेंशियल इंटरमीडिएट मार्केट में पैसे लगा रहा है, वो फिर सेविंग करके यहाँ आ रहा है। अल्टीमेटली देखो यहाँ जो पैसे हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं। इसका जो है मैं एंटायर जो एक बार मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी एक है कॉन्सेप्ट, वो मैं एक बार समझाऊंगी, तो तुम्हारे लिए ये पूरा चीज़ जो है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये